नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इस वीडियो में हम जीवों में जनन से संबंधित कुछ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड, नीट की परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बनाया गया है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले दोनों बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकंद, शल्ककंद, घनकंद किसके रूपांतरण है? ठीक है, यहाँ पर है राइजोम, बल्ब और कॉर्म किसके रूपांतरण है? आपके पास तीन ऑप्शन है, रूट, स्टेम और लीफ। तो इसका जो सही जवाब है ये है स्टेम। देखिए, कुछ पौधे के तने भोज्य पदार्थों को स्टोर करके रूपांतरित हो जाते हैं और ये रूपांतरित भाग क्या कहलाते हैं? राइजोम कहलाएंगे, शल्ककंद या कॉर्म कहलाएंगे। ठीक है, राइजोम का उदाहरण है हल्दी और अदरक, बल्ब का उदाहरण है लहसुन और प्याज और कॉर्म का उदाहरण है अरवी और बंडा। अगला प्रश्न है, आइकॉर्निया की वर्धी संरचना को क्या कहते हैं? देखिए, वर्धी संरचना मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? आपके पास तीन ऑप्शन हैं, भूस्तरी, भूस्तरिका, अंतः भूस्तरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑफसेट। आइकॉर्निया एक जलीय पौधा है और इसमें जड़ों के स्थान पर एक क्षैतिज संरचना निकलती है जिसे ऑफसेट कहते हैं और इस ऑफसेट से नए नए पौधे बनते रहते हैं और कुछ ही समय में ये जिस भी तालाब में या गड्ढे में जहाँ भी पाया जा रहा है पूरे तालाब को घेर लेता है। ठीक है, आइकॉर्निया को समुद्र शोख या जलकुंभी भी कहते हैं और इसे एक अन्य नाम टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक के नाम से जानते हैं। तो इसका जो वर्धी संरचना है उस वर्धी संरचना को कहते हैं ऑफसेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधे के लैंगिक भाग को क्या कहते हैं? जड़, तना या पुष्प कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है, सही जवाब है वो है पुष्प। देखिए, लैंगिक भाग क्या होता है? ऐसा भाग जहाँ पर जननांग पाए जाते हो, तो पौधे के जननांग उसके पुष्पों में पाए जाते हैं, इसलिए पुष्प को लैंगिक भाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी है? तीन ऑप्शन है, केचुआ, युगलीना और तारा मछली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है युगलीना। युगलीना संघ प्रोटोजोआ का जीव है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें पर्णहरिम नाम का एक वर्णक पाया जाता है और आपको पता होगा कि पर्णहरिम एक ऐसा वर्णक है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि पौधों की भांति व्यवहार करता है, और रात के समय जंतुओं की भांति व्यवहार करता है, यानी पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए युगलीना को पौधे और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम और फिकस रिलीजियोसा। अगर आपने उत्तर चुना बी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जवाब है ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए, जो भी जंतु या वनस्पति होते हैं उनके दो नाम होते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम, एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज। तो ट्रिटिकम यहाँ जीनस है और एस्टिवम है इसका स्पीसीज। ओराइजा सटाइवा ये धान का जंतु वनस्पतिक नाम है और फिकस रिलीजियोसा ये पीपल का वनस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? ऑप्शन ए सतावर, ऑप्शन बी अजूबा और ऑप्शन सी तुलसी। तो इसका सही जवाब है अजूबा, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम की पत्तियां कुछ इस प्रकार से किनारे किनारे पर कटी फटी होती है और जब इन पत्तियों को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है तो इनके कार्नर से पत्रकलिकाएँ निकलती हैं और इन पत्रकलिकाओं से नए पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है और यह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्याज क्या है? ऑप्शन है आपका प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको पता होगा क्योंकि हमने पहले प्रश्न में इसका जिक्र किया था। प्याज एक शल्ककंद है, जबकि
घनकंद का उदाहरण था अरबी और बंडा, और राइजोम यानी कि परकंद का उदाहरण था अदरक और हल्दी। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के ऊतकों की सहायता से नए पौधे के जन्म को क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, लिखा हुआ है पौधे के ऊतकों की सहायता से नए पौधे को जन्म देना, ना कि उसके बीज, उसके जड़, पत्ती या तनों के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कलम लगाना सही होगा, सूक्ष्म प्रवर्धन सही होगा, या रोपण करना सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सूक्ष्म प्रवर्धन करना। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे के ऊतकों को सबसे पहले कल्चर कराते हैं और कल्चर के माध्यम से कैलस बना लेते हैं, और इसी कैलस से नए नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही होगा नंबर 2, सूक्ष्म प्रवर्धन। जबकि कलम लगाना और रोपण करना ये भी अलैंगिक जनन का ही भाग है। कलम लगाने में पौधे की टहनियों को काट के दूसरे जगह पर लगा देते हैं, और रोपण करने में दो पौधे की अलग अलग टहनियों को लेते हैं और इस तरीके से काट करके और इनको आपस में जोड़ देते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रोपण करना। अगला प्रश्न है, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में जनन चक्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऋतु चक्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य चक्र, और तीसरा ऑप्शन है जीवन चक्र। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य चक्र। देखिए, सभी प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब ऐसे जंतु, सभी स्तनधारी जिसमें मनुष्य, बंदर और कपी आते हैं, मनुष्य आता है, बंदर और कपी आता है, ये प्राइमेट्स हो गए। और इन तीनों को छोड़ के जितने भी और स्तनधारी बच रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, हिरन, हाथी या अन्य स्तनधारी, वो सभी नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो इन जंतुओं के हर महीने इनके अंडाशय और गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होता है, तो इसी चक्रीय परिवर्तन को हम ऋतु चक्र या मध्य चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि नॉन प्राइमेट्स में जनन चक्र को क्या कहते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स में जनन चक्र को कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, जबकि प्राइमेट्स में जनन चक्र को कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं। जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब होगा अंडज, ओविपेरस जंतु। ऐसे जंतु जो अंडे ना दे करके बच्चों को जन्म देते हैं उनको कहते हैं विविपेरस। और ओविपेरस और विविपेरस दोनों की मध्य अवस्था कहलाती है ओवोविविपेरस। मतलब ये जंतु अंडे तो नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन ये बच्चे पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कंगारू। कंगारू किस श्रेणी में आता है? ओवोविविपेरस की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, कोनिडियो स्पोर द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। आपके पास तीन ऑप्शन हैं, ईस्ट, पेनिसिलियम और राइजोपस। तो इसका सही जवाब होगा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में कोनिडिया बनता है, एक अलैंगिक संरचना होती है जिसे कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर कहते हैं। यही कोनिडियो स्पोर अंकुरित होकर के नए कवक को जन्म देता है। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है, जबकि ईस्ट और राइजोपस भी कवक हैं। इनमें कोनिडियो स्पोर नहीं बनता, ये बीजाणुओं के द्वारा जन्म करते हैं। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम और यूग्लिना में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो किस विधि द्वारा होगा? तीन ऑप्शन है, बीजाणु जनन, मुकुलन और द्विविभाजन। तो इसका सही उत्तर होगा द्विविभाजन, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जंतु का पूरा शरीर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। जबकि जो मुकुलन है, मुकुलन में जंतु का शरीर डिवाइड नहीं होता है, बल्कि इस जीव से एक मुकुल यानी बड के कलिका के रूप में नए जीव का बनना प्रारंभ होता है, और कुछ समय के बाद ये कलिका धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अंततः जंतु के शरीर से ये कलिका नए जीव के रूप में अलग हो जाती है और एक जीव से दो जीव बन के तैयार हो जाते हैं। ये होता है मुकुलन। और स्पोरिलेशन, बीजाणु जनन क्या होता है कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर कुछ अलैंगिक संरचनाएं बनती हैं जिन्हें स्पोर कहते हैं, और ये स्पोर अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देते हैं। तो पैरामीशियम और यूग्लिना में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाएगी? बाइनरी फिशन कहलाएगी। अगला प्रश्न है, कौन से
पौधे में पत्तियों द्वारा जनन होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमने इसी वीडियो में बताया है। पत्तियों द्वारा जनन किस में होगा? पत्तियों द्वारा जनन होगा अजूबा में, ब्रायोफिल्लम में पत्तियों में पत्रकलिकाएँ होती हैं और वो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़कर नए पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी उत्तर इसी वीडियो में छिपा हुआ है। इसका जवाब क्या होगा? कलम लगाना, रोपड़ या दाब कलम लगाना। देखिए, कलम लगाने में क्या होता है कि पौधे की टहनी को काट के दूसरी जगह लगा देते हैं। रोपड़ में क्या होता है, दो अलग अलग किस्म के पौधों को आपस में जोड़ के एक नया पौधा बनाते हैं। ठीक है, तो उत्तर कौन सा सही होगा? रोपड़ सही होगा, क्योंकि पूछा गया है दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़कर नई किस्म के पौधे बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा है दाब कलम लगाना। ये दाब कलम कैसे लगाते हैं? दाब कलम के लिए जैसे मान लो कोई पौधा है और इसकी टहनी है, तो इसकी टहनी को नीचे झुका देते हैं और यहाँ को मिट्टी से दबा देते हैं। ठीक है, मिट्टी से इसको दबा के ढक देते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर देखते हैं कि जो भाग मिट्टी से दबा है इसमें जड़ें निकल आती हैं, इस भाग में जड़ें निकल आती हैं और ये अगला हिस्सा नए पौधे के रूप में बन जाता है। फिर इस टहनी को यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक पौधा अलग हो जाता है, ये वाला पौधा अलग बन जाएगा और ये दूसरा वाला पौधा अलग बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं दाब कलम लगाना। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं वो किसी विधि द्वारा जनन करते हैं? तीन ऑप्शन है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। यहाँ बात हो रही है पौधों की। किसकी बात हो रही है? पौधों की, जिनमें बीज नहीं बनते हैं। तो जिनमें बीज नहीं बनते वो पौधे कायिक जनन के द्वारा जनन करेंगे, मतलब दूसरे पौधों को जन्म देंगे। अगर बीज बनते तो लैंगिक जनन के द्वारा वो जनन करते। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे जंतु जिनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में होते हैं क्या कहलाते हैं? इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग अपना उत्तर कमेंट में बताना। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कहाँ भेजेंगे? कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई कमेंट करके पूछेगा तो मैं भी बता दूंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, दूसरा ऑप्शन है 23 जोड़ी और तीसरा है 66 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 का मतलब क्या हुआ? 23 जोड़ी क्रोमोसोम, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब कुछ छात्रों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो 46 क्रोमोसोम ये पूरी बॉडी में होते हैं या बॉडी के किसी एक कोशिका में होते हैं। तो ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये एक सेल यानी एक कोशिका के अंदर होते हैं। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक और केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, किसमें कृत्रिम कायिक जनन किया जा सकता है? देखिए, कायिक जनन का मतलब हुआ कि पौधे के किसी भाग से नए पौधे को जन्म देना, ये कहलाता है कायिक जनन। लेकिन जब मनुष्य के हस्तक्षेप से कायिक जनन कराया जाए तो उसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन किस में हो सकता है? आलू में हो सकता है या आम में या अजूबा में? अगर आपने ऑप्शन चुना बी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आम में कायिक जनन किया जा सकता है। किसके द्वारा? ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा। आपने देखा होगा कि आम की नई नई किस्में आती हैं, पौधे तो छोटे ही रहते हैं लेकिन उसमें पुष्पन आता है और फल भी बनने लगते हैं। तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया गया? कृत्रिम कायिक जनन, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तीन ऑप्शन है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं, आलू केलक अदरा में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं, या सूक्ष्मदर्शीय चल अलैंगिक संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं। बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है? सही नहीं, गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ये बी ऑप्शन गलत है। लिखा है आलू केला अदरक में पादपक, पादपक माने जो छोटे नए पौधे बनते हैं वो रूपांतरित तनों में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। नहीं, पर्वों से नहीं उत्पन्न होते हैं, ये कलिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। जबकि अलैंगिक प्रजनन द्वारा संतानों को क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो जेनेटिक संरचना स्ट्रक्चर जो होता है वो सबका एक समान होता है और अपने मदर के भी समान होता है, इसलिए क्लोन कहते हैं। और यहाँ पर चल अलैंगिक
प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुदीने में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पुदीने में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? 3 ऑप्शन हैं। पहला है अंतःभूस्थारी, शकर, भूस्थारी, स्टोलन और भूस्थारिका मतलब ऑफसेट के द्वारा। तो बताओ कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःभूस्थारी द्वारा जनन करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि घर में कोई एक पुदीने का पेड़ लगा दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद उस जगह पर बहुत सारे पेड़ उग आते हैं। आपने लगाया एक ही, लेकिन बहुत सारे पेड़ उगाए। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि इसमें शक्कर पाया जाता है। इनकी जड़ों से एक शाखा निकलती है जिसे शक्कर कहते हैं, और इस शक्कर से नए पौधे बन जाते हैं। फिर नए पौधे से अगला नया पौधा, फिर उससे नया पौधा, इस प्रकार से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। और ये शक्कर क्या होते हैं, बाहर नहीं दिखते, ये ज़मीन के अंदर ही फैले रहते हैं। आप किसी पुदीने के एक पेड़ को उखाड़िए तो एक साथ कई पेड़ उखड़ जाएंगे। मतलब क्या है कि सभी आपस में शक्कर द्वारा जुड़े होते हैं। तो पुदीने में शक्कर के द्वारा जनन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।